बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 एंजाइम। एंजाइम की स्टडीज को हम एंजाइमोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एंजाइम की स्टडी करते हैं उसे हम एंजाइमोलॉजी बोलते हैं। कोई भी रिएक्टेंट है उसे प्रोडक्ट में चेंज करना है तो यहाँ पे हमें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करें तो कोई भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए यहाँ पे कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसी कैटलिस्ट को हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी है एंजाइम बोलते हैं। हमारे रोज़मर्रा सेल में काफ़ी रिएक्शंस होते हैं जिनमें रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो उनमें बायोलॉजिकल कैटलिस्ट यानी है एंजाइम यूज होते हैं। तो एंजाइम की स्टडी हम एंजाइमोलॉजी बोलते हैं और ये बायोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन्स होती हैं। एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, प्रोटीन इन नेचर होते हैं और ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक्टिव मॉलिक्यूल होने की वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिव होता है। अगर ये किसी वजह से एक्टिव या डी नेचर हो जाए एंजाइम तो लाइफ इम्पॉसिबल हो जाती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है अगर ये प्रोटीन एक्टिव ना होती तो। और ये स्पीड अप केमिकल रिएक्शन, तो ये केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करती हैं। हम मिसाल से समझते हैं, मिसाल ये है 15 मालिक्यूल रिएक्टेंट हैं जो प्रोडक्ट में चेंज होने हैं और वो 5 मिनट में चेंज होते हैं। अगर हम उसमें एंजाइम डाल दें तो वही 15 मालिक्यूल जो रिएक्टेंट हैं, जो सबस्ट्रेट हैं, 5 मिनट की बजाय जल्दी प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो ये एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इन्हांस कर देता है, उसके स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस कर देता है और हमारी बॉडी में वो रिएक्शन जल्दी हो जाती है। अगर हम एंजाइम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो एंजाइम का स्ट्रक्चर में ये दो हैं, एक्टिव साइट और लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ये दो साइट्स हैं एंजाइम की। ये हमारे पास सेल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में डीएनए होता है, डीएनए ही ट्रांसक्रिप्शन होती है तो मैसेंजर आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए ही साइटोप्लाज्म में आ जाता है। न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जब मैसेंजर आरएनए आता है तो यहाँ पे ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन के नतीजे में मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। प्रोटीन मॉलिक्यूल में जब फर्दर मॉडिफिकेशन होती है, मॉडिफिकेशन होने के बाद ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये एंजाइम है। एंजाइम है, ये जो रेड एरिया हाईलाइट है ये वाला, ये एक्टिव साइट है। इस एक्टिव साइट पे किसी भी सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट ने बाइंड करना होता है। एक्टिव साइट की फर्दर टू टाइप है, फर्दर टू है बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट की हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इतना जाने ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर है और ये जो रेड एरिया है ये एक्टिव साइट है जहां पे सबस्ट्रेट्स ने बाइंड करना है। तो ये टू साइट्स हैं। अब हम पार्ट्स ऑफ एंजाइम की बात करें तो एंजाइम दो पार्ट पे कंसिस्ट कर रहा होता है। वन पार्ट इज, फर्स्ट पार्ट जो है वो है प्रोटीन। ये जो लोब्यूलर स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन इन नेचर होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। और जो दूसरा पार्ट है एंजाइम का, ये जो कोफैक्टर है, कोफैक्टर, ये जो ग्रीन एरिया, ये जो ग्रीन हाईलाइट है ये कोफैक्टर है, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है।
ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। ये किसी भी एंजाइम के प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्पफुल होता है। विदाउट कोफैक्टर एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में चेंज करने के काबिल नहीं होता जितनी देर एंजाइम के साथ ये कोफैक्टर बाइंड ना कर जाए। ये सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान में एज ए ब्रिज एक्ट कर रहा होता है और ये एंजाइम और उस केमिकल रिएक्शन में ये केमिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर देता है। तो फैक्टर की फर्दर 3 टाइप्स हैं: एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और एंजाइम। एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं और ये मोस्टली आयंस होते हैं सेल में, जिस तरह मैग्नीशियम +2, कॉपर +2, इस तरह। और ये इनऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। दूसरी जो फैक्टर की टाइप है वो है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। इनमें ये डिफरेंस है, ये इनऑर्गेनिक इन नेचर है और ये ऑर्गेनिक इन नेचर है। और ये परमानेंटली, ये फैक्टर की जो ये टाइप है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये कोवलेंटली बॉन्डेड होती है विद एंजाइम से। एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ ये परमानेंटली अटैच होती है और कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू ये अटैच होती है। थर्ड टाइप जो है इसकी, ये है कोएंजाइम। ये ऑर्गेनिक इन नेचर है, ये दोनों ऑर्गेनिक इन नेचर है। ये परमानेंटली कोवलेंट बॉन्ड बना के अटैच होता है ये कोफैक्टर। और ये कोफैक्टर की जो थर्ड टाइप है कोएंजाइम, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होने के साथ साथ ये लूजली अटैच होती है। ये परमानेंट, ये लूजली अटैच, ये कोवलेंट बॉन्ड से लूजली अटैच होने से मुराद ये वंडरवाल फोर्सेस या एनी अदर फोर्सेस से ये एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ अटैच हुई होती है। और ये एक्टिवेटर डिटैचेबल होता है। ये डिटैचेबल होता है। और थर्ड नंबर पे ये कोएंजाइम विटामिन से ड्राइव्ड है। ये कोएंजाइम विटामिन से ड्राइव्ड है और विटामिन हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन जब होते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट और कोफैक्टर जब ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो एंड पे एंजाइम और कोफैक्टर रिकवर हो जाते हैं और सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो ये अगेन एंड अगेन यूज होते रहते हैं और ये एंजाइम विटामिन से ड्राइव्ड है। इसीलिए हमारी बॉडी में स्मॉल अमाउंट में भी अगर विटामिन प्रेजेंट हो तो उनसे कोएंजाइम बनते हैं और वो बार बार रिएक्शन में यूज होते हैं। इसलिए हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में विटामिन की स्मॉल अमाउंट रिक्वायर्ड होती है। अगर हम लोकेशन ऑफ एंजाइम की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व होते हैं। ये सेल है और ये जो सारा एरिया, ये वाला सारा एरिया साइटोप्लाज्म है। तो ये साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हुए होते हैं। और दूसरे जो एंजाइम सेलुलर रेस्पिरेशन सब ऑर्गेनेलिज में बाउंड हुए होते हैं। कुछ एंजाइम साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हुए होते हैं, कुछ एंजाइम ऑर्गेनेली से बाउंड हुए होते हैं। जो एंजाइम रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन में हेल्पफुल होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया। और जो एंजाइम फोटोसिंथेसिस में, इन प्लांट केसेस में जब हम प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं तो फोटोसिंथेसिस सेल के क्लोरोप्लास्ट में होती है। जो एंजाइम फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं वो हमारे क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम यूज होते हैं वो राइबोसोम्स पर मौजूद होते हैं और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं।
हमारे पास फर्दर 2 टर्मिनोलॉजीज हैं, एपो एंजाइम और दूसरी टर्म है हमारे पास होलो एंजाइम। एपो एंजाइम हमारे पास ये एंजाइम मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें जो को फैक्टर है यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप और को एंजाइम या एक्टिवेटर ये रिमूव कर दिए जाएं, यानी है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एंजाइम मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, ये एंजाइम मॉलिक्यूल हो लेकिन ये हमारे पास को फैक्टर मौजूद ना हो, रिमूव हो, तो इसे हम एपो एंजाइम बोलते हैं और ये इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव होने की वजह से ये किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने के काबिल नहीं होता और इसलिए ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं करवाता, तो इससे रिएक्शन नहीं होते, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होता। किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एंजाइम के साथ साथ को फैक्टर का होना लाजमी है। अगर को फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो एंजाइम मॉलिक्यूल किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज नहीं करेगा, इसलिए ये इनएक्टिव होने के साथ साथ ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। दूसरी टर्मिनोलॉजी ये है, जो दूसरी टर्म है वो है होलो एंजाइम। होलो एंजाइम में एंजाइम के साथ साथ को फैक्टर प्रेजेंट होता है और ये एक्टिव होती है। एंजाइम प्लस को फैक्टर तो हम होलो एंजाइम बोलते हैं और ये कंप्लीट होता है, ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है, ये एक्टिव है और ये रिएक्शन को स्टार्ट करने में हेल्पफुल होता है। होलो एंजाइम एक्टिव और रिएक्शन स्टार्ट करता है, जब है एपो एंजाइम इनएक्टिव होता है और इसमें रिएक्शन नहीं स्टार्ट होता। तो फर्दर हम प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े हैं।